सर्दियों की पहली सुबह थी। गांव धर्मपुर की हवा आज कुछ अलग ही थी। तेज, चुभने वाली और काट देने वाली जैसी थी। खेतों के ऊपर छाए कोहरे की धुंध और दूर कहीं अलाव के पास बैठे लोगों की धीमी धीमी आवाजें एक भयावह सन्नाटा बना रही थीं। मोहन आज भी उसी जर्जर झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके फटे हुए कंधे पर एक पतली सी चादर पड़ी थी और होंठ लगातार नीले पड़ते जा रहे थे। तभी अंदर से उसकी पत्नी निर्मला की आवाज आई। अजी सुनते हो? ये हवा रात से ज्यादा तेज चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। हाँ निर्मला, गांव वालों का भी यही कहना है। चौपाल पर सब बोल रहे थे कि इस बार ठंड के साथ साथ भारी बारिश भी होगी। तो फिर हमारी छत का क्या होगा जी? आप जानते ही हैं ना, पिछली बारिश में कितने छेद हो गए थे। ऊपर से खिड़कियां भी टूटी पड़ी हैं। हवा तो ऐसे आती है जैसे कोई चाकू भीतर घुस रहा हो। जानता हूँ निर्मला, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल मालिक के पास जाऊंगा। अगर वो थोड़े पैसे उधार दे दे तो छत और खिड़की दोनों ठीक करवा दूंगा। बस भगवान करे वो आपकी बात सुन ले। अगली सुबह जब धुंध पूरे गांव को निगल चुकी थी, मोहन अपने मालिक के हवेली की तरफ चल पड़ा। गांव के अमीर और कठोर दिल मालिक धनीराम हमेशा की तरह अलाव के पास खड़ा नौकरों पर चिल्ला रहा था। ए बे, लगड़ियां ठीक से लगा, आग बुझ रही है। अरे तेरे जैसे नालायक को किसने रखा है यहाँ? मोहन डरते हुए आगे बढ़ा। मालिक प्रणाम। धनीराम ने आंखें तिरछी करके देखा। क्यों बे मोहन, क्यों आया है यहाँ? आज तो तेरा काम भी नहीं है यहाँ। मालिक, इन साल भारी बारिश और तूफान में घर का छत और खिड़की दोनों टूट गया था मालिक। और अब ठंड का मौसम आ गया है और ठंड दिन ब दिन धीरे धीरे और बढ़ रहा। और मेरे घर में 5 साल की छोटी सी बच्ची है, वो ठंड से बीमार पड़ जाएगी मालिक। तो इसमें मेरा क्या दोष है? क्या तेरा घर मैंने तोड़ा है? नहीं मालिक। तो इसमें मैं क्या करूं? मोहन हाथ जोड़कर बोला। मालिक, कुछ पैसे उधार दे दो। मैं दिन रात मजदूरी कर मैं आपका पैसा चुका दूंगा। बस घर ठीक हो जाए। उधार दूं? और तुझे? अरे तूने मेरे यहाँ जितना काम किया उतना पैसे दे चुका हूं तुझे। फिर क्या मांगने आया है? और सुन, कल से काम पर भी मत आना। तेरे जैसा कमजोर मजदूर मेरे किस काम का? मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं तो आपसे मदद के उद्देश्य से यहाँ आया था, लेकिन अपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। ऐसा मत करिए मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा? मोहन के इतने मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक धनीराम एक नहीं सुनता है। दफा हो जाए यहाँ से, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। मोहन की आंखें भर आईं, पर वो कुछ नहीं कर सका। वो भारी कदमों से वहां से लौट गया। सर्द हवा मोहन के चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। वो सुबह से शाम तक काम की तलाश में गांव के हर कोने में गया। यहाँ तक वो गांव के खेतों में, ईंट भट्टे पर और बनिए की दुकानों पर भी गया, लेकिन कहीं पर काम नहीं मिला। हर जगह एक ही जवाब मिल रहा था। यहाँ कोई काम नहीं है।
इतनी कड़ाके की ठंड में सब धंधा चौपट चल रहा है। तुम कल आना, अभी कोई काम नहीं है। रात होते होते वो बिल्कुल टूट चुका था। निर्मला से क्या कहूंगा? छत ठीक करना तो दूर, आज रात खाने को भी कुछ नहीं है। चाय की दुकान के बाहर बैठा वो सोच ही रहा था कि अचानक काले बादल गांव के ऊपर छाने लगे। हे भगवान, ये बारिश अब नहीं होनी चाहिए। निर्मला और पिंकी घर पर अकेली हैं। मोहन दौड़ पड़ा। उधर बारिश जैसे बदला ले रहा हो। तेज बारिश और बर्फीली हवाएं जैसे हाथ पैर सुन और कानों में चुभने वाली थी। सड़क पर इतना पानी भर गया था कि चलना मुश्किल था। मोहन एक पेड़ के नीचे रुक गया। वो काफी भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। हे ऊपर वाले, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नहीं, निर्मला और पिंकी घर पर अकेली हैं। चाहे जो हो, मुझे घर पर जल्द से जल्द पहुंचना ही होगा। मोहन बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आधा डूब गया था। दीवारों पर पानी आधी ऊंचाई तक चढ़ गया था। निर्मला, पिंकी, कहाँ हो तुम लोग? भीतर से निर्मला की आवाज आई। हम यहाँ हैं। पिंकी को ऊंचे पलंग पर बैठा दिया है, पर पानी बढ़ता जा रहा है। पिंकी रोते हुए बोली, पापा पापा, पानी अंदर आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। डर मत मेरी बच्ची, मैं हूं ना। वे तीनों रात भर बाल्टियों से पानी निकालते रहे, पर जितना निकालते उससे दुगना पानी फिर से भर जाता था। उस रात ठंड, बारिश और डर ने जैसे मौत की तरह घर को घेर लिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला भी तो धुंध में छिपा हुआ था। मोहन ने जंगल से कुछ लकड़ियां जमा कर लाया और अलाव जलाया। पिंकी के नीले होठ देख उसका दिल फट गया। बारिश रोज होने लगी और घर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता गया। एक रात तूफान इतना तेज आया कि धरती हिलने लगी। बरसात ने मानो आसमान फाड़ दिया हो। सुनो निर्मला, ये घर हमारे लिए अब सुरक्षित नहीं है। इतनी तेज तूफान में हमारा घर नहीं टिक पाएगा। लेकिन इतनी भयानक ठंड और इतनी तेज तूफान में हम लोग कहाँ जाएंगे जी? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अभी घर में से जल्द निकलना होगा, नहीं तो घर हम लोगों पर कभी भी गिर सकती है। और वे लोग जैसे ही घर से निकले, पूरी झोपड़ी ताश की तरह ढह गई। निर्मला चीख पड़ी, अजी हमारा घर। भगवान का शुक्र है हम बाहर थे, वरना पता नहीं क्या होता हम लोगों के साथ। अब हम कहाँ जाएंगे पापा? मोहन ने दुख और मजबूरी से आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, इतना भी गरीब को मत तरपाओ भगवान। निर्मला बोली, रमेश भैया के घर चलते हैं, वो तो आपके दोस्त अच्छे हैं ना, एक रात तो अपने यहाँ ठहरने देंगे ही। तुम ठीक बोल रही हो निर्मला, आखिर दोस्ती कब काम आएगी? वे लोग भारी बारिश और तूफान में बहुत आशा और उम्मीद के साथ रमेश के घर की ओर चल दिए। तीनों
दोनों भीगते हुए वहां पहुंचे। मोहन ने दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला और चौंक गया। अरे मोहन, तू इस हालत में? रमेश भाई, बारिश और तूफान में घर ढह गया भाई। और देखो ना, पिंकी ठंड से कांप रही है। बस एक रात अपने यहाँ रुकने दे दे भाई। भाई मैं तो रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी ना मानेगी। रमेश भाई, मैंने तुम्हारी कितनी मुसीबतों में साथ दिया है यार। तुम पर कोई मुसीबत आता था तो लगता था मेरा भाई मुसीबत में है, और मैं तुम्हारी मदद अपना भाई समझकर करता था। और आज हम मुसीबत में हैं तो तुम हमारी मदद करने से मना कर रहे हो। मोहन, दोस्ती यारी अपनी जगह पर है। भाई मैं तुम्हें रख सकता हूं, पर पूरा फैमिली एक साथ नहीं बाबा, नहीं। कौन है और दरवाजा क्यों खोला है? माफ करना मोहन, तू कोई और जगह देख ले भाई। और धड़ाम से दरवाजा बंद कर देता है। पिंकी धीरे से बोली, मम्मी, चाचा ने हमें बाहर क्यों निकाल दिया? बेटा, जब इंसान का बुरा समय आता है तो अच्छे से अच्छे लोग पहचानने से मना कर देते हैं। वे लोग मदद की तलाश में भारी बारिश और ठंड में इधर उधर भटक रहे थे। कुछ समय बाद वे लोग अब बहुत थक चुके थे। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। निर्मला पिंकी का माथा छूकर देखती है तो चिल्ला उठी, ये जी देखिए ना, पिंकी को क्या हो गया है। पूरा शरीर बुखार से तप रहा है और ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी? आप कुछ कीजिए ना। चलो मुखिया जी की यहाँ कोशिश करते हैं। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलिए। वे लोग जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मुखिया जी दरवाजा खोला और चिल्ला पड़े, कौन है इतनी रात को? मोहन ने रोते हुए कहा, मुखिया जी, हमारा घर बारिश और तूफान की वजह से गिर गया। मुन्नी को तेज बुखार भी है। बस एक रात के लिए छत दे दो। मुखिया ने नाक सिकोड़कर कहा, हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे, भागो यहाँ से। वे लोग रात भर कभी रिश्तेदार के यहाँ तो कभी दोस्त के यहाँ दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन किसी ने भी कोई मदद नहीं की। वे लोग थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान, क्या एक गरीब की इतनी औकात ही नहीं? आप निराश मत होइए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। तेज बारिश अब हल्की होने लगी थी। उन लोगों को ठंड से तो नहीं, लेकिन तेज बारिश से राहत मिलने लगी थी। वे लोग कड़ाके की ठंड में भूखे और प्यासे पेड़ के नीचे अपनी पूरी रात गुजारते हैं। मोहन लेटकर अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। क्या हो रहा हम लोगों के साथ? न रहने को घर रहा, न खाने को रोटी है। मेरी प्यारी बच्ची भूखे सो गई और उसे तेज बुखार भी है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। वो अपने बच्ची को देखा और फुट फुट कर रोने लगा। वो बहुत लाचार महसूस कर रहा था। वे लोग इस रात को जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बारिश होने के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ गया। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और साथ में तेज हवाएं भी चल रही थीं। ठंड मानो इस परिवार और गरीबों पर कहर बन के बरस रहा था।
लोगों के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। मोहन का आँख खुला और अपनी पत्नी को आवाज दिया। निर्मला, ओ निर्मला, उठो, सुबह हो गई। सुबह हो गई जी। पिंकी की कैसी तबीयत है? पिंकी को अभी भी तेज बुखार है जी। ठीक है निर्मला, पिंकी का ख्याल रखना। मैं बाजार काम की तलाश में जा रहा हूँ। उधर से पिंकी के लिए दवाइयाँ और खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। थोड़ा जल्दी में आइएगा जी। ठीक है, जल्दी ही आ जाऊंगा। अब मोहन बाजार की ओर चल देता है। मोहन बाजार पहुंचने ही वाला था, तभी उसका ध्यान एक गोदाम पर पड़ा। अरे धनराज, मालिक गोदाम के पास और साथ में 2 मजदूर भी है। लगता है यहाँ पर काम मिल जाएगा। मोहन लपकर गोदाम के पास जाता है। मालिक, क्या कोई काम मिल सकता है? काम तो है। अभी ट्रैक्टर से चावल की 100 बोरियां आ रही है, उसे गोदाम में रख दो। और हाँ, मैं प्रत्येक बोरी का 5 रुपया दूंगा। ठीक है मालिक। उतने में ही चावल की बोरी से लदी ट्रैक्टर आ जाती है। मोहन काम पर लग जाता है, लेकिन बोरी का वजन बहुत ज्यादा था। फिर मोहन अपने परिवार के बारे में सोचा। हम लोगों ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। निर्मला और मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्द से जल्द ये बोरी गोदाम में पहुंचाना होगा, तभी तो इन पैसों से खाना और पिंकी के लिए दवा ले पाऊंगा। ये सोचकर मोहन चावल की बोरी उठाता है और एक एक कर सभी बोरी को गोदाम में रख देता है। कितनी बोरियां गोदाम में रखे हो मोहन? मालिक, 40 बोरियां गोदाम में रखती हैं। ये रहे तुम्हारे 200 रुपए। धन्यवाद मालिक। मम्मी, मेरा सर दुख रहा है और बहुत भूख भी लगी है। ये सुनकर निर्मला का आंख भर आया। मम्मी, पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ गए? बेटा, पापा तुम्हारे लिए दवाइयाँ और खाना लाने बाजार गए। मम्मी, मैं दवा नहीं खाऊंगी। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं बोलते। दवा खाओगी तभी तो बुखार ठीक होगा ना। ठीक है मम्मी, मैं दवा खाऊंगी। और तभी मोहन लकड़ियाँ, थोड़ा खाना और पिंकी की दवाई लेकर आता है। वे लोग लकड़ियाँ जलाते हैं और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। और पिंकी खाना खाने के बाद दवा भी खा लेती है। पेड़ के नीचे उनकी जिंदगी जैसे किसी झरोखे में अटक गई थी। वहीं ठंडी, कभी हल्की बारिश तो कभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वे लोग जैसे तैसे इतनी ठंड में पेड़ के नीचे अपना जीवन गुजार रहे थे। लोग उनके अगल बगल से आते जाते रहते थे, लेकिन उन लोगों का मदद करने वाला कोई नहीं था। मोहन समझ गया था कि दोस्ती, यारी और रिश्तेदारी ये सब नाम की है। असल में जब मदद की बहुत जरूरत होती है तो समय पर कोई साथ नहीं देता है। एक दिन रमेश उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने मोहन और उसके परिवार को इस हाल में देखा और बोला, अरे मोहन, तू सड़क पर आ गया। क्या हालत बना ली अरे तूने अपनी। थू थू थू। तुझे यहाँ देखकर बड़ा दुख हुआ। बस रमेश भाई, सब समय समय की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। देखना, कल मेरा भी समय आएगा। अरे सड़क पर आ गया हो, फिर भी इतना घमंड, तुम इसी लायक हो। ये बोलकर गुस्से में वहां से चल दिया। ये सुनकर मोहन का आंख भर आया और अपनी आंसुओं को पोंछ लिया। अगले दिन जब मोहन काम की तलाश में बाजार गया था, तब लोगों को ये कहते हुए सुना, अरे भागलपुर वाले सेठ तुलसी चंद जी
गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे हैं। अरे मैंने भी सुना है, तुलसी चंद जी गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे हैं। मोहन दौड़ कर पहुंचा और लाइन में खड़ा हो गया। सेठ ने उसे कंबल और खाना दिया। मोहन बहुत खुश हो गया क्योंकि इतने कड़ाके की ठंड में उसे कंबल की बहुत जरूरत थी और उसे कंबल मिल गया था। जब मोहन अपने परिवार के पास लौटा और तभी एक बूढ़ा साधु आया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। मोहन ने ये सुनकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े साधु को दे दिया। साधु रो पड़े। आज तक किसी ने इतना निस्वार्थ भाव नहीं दिखाया। ये लो बेटा, एक पोटली है, ये तुम्हारा जीवन बदल देगा। और पोटली देकर वे गायब हो गए, मानो भगवान बूढ़े साधु के भेष में आया हो। मोहन ने जैसे ही पोटली खोला तो पोटली में सोने के सिक्के चमक रहे थे और यही से मोहन की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मोहन ने सिक्के को बेचकर एक नया मजबूत घर बनवाया और छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिससे बहुत से गरीबों को रोजगार मिला। मोहन रातों रात अमीर हो गया और गांव में मोहन की काफी चर्चा होने लगी। मोहन सभी गरीबों और जरूरतमंद को मदद करने लगा। कुछ दिन के बाद अचानक गांव के ऊपर फिर से काले बादल छाने लगे। हवाएं जोरों से चलने लगी और बादल भी गरजने लगा और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। धीरे धीरे ये बड़ा तूफान का रूप ले लिया और ये तूफान उस दिन से भी ज्यादा भयंकर और डरावना था और सभी के घर इस तूफान में बहने लगा। और धनीराम की हवेली गांव की सबसे मजबूत हवेली थी, वो भी इस तूफान में बह गया। मेरा इतना मजबूत हवेली भी इस तूफान में नहीं बचा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे और तभी दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया। अरे इस तूफान में सभी का घर टूट गया है, सिर्फ मोहन का घर ही बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब यहीं पर डूबकर मर जाएंगे। मोहन के घर चलो, मोहन के घर ही सबसे सुरक्षित जगह है। चलो हम लोग मोहन से मदद मांगते हैं। गांव के लोग उसकी दहलीज पर पहुंचे। सब रो रहे थे, माफी मांग रहे थे। मुझे माफ कर दे मोहन भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मोहन ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। मैंने आप लोगों को माफ किया, लेकिन कभी किसी गरीब की मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।